हम लोग मीटिंग में नहीं आए, ये सवाल कहाँ से पैदा होता है? उनके अपने घटक दल की बैठक रही होगी, उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। मामला है तकरीबन 1:30-2 बजे तेजस्वी साहब का फ़ोन आया कि भाई चूँकि हम लोगों से कोई पहली बात नहीं हुई है, कबूल देखें क्या बात रखते हैं वो, हम लोग करेंगे। वो मामला विधानसभा में हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने तो कहा था कि भाई अब की बार हम लोगों को समर्थन कर दीजिए, आइंदा कई बार और चुनाव होने हैं, हमारी पार्टी आपको समर्थन करेगी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से जाता हूँ, दिल्ली से आने के बाद बात करूँगा, तो दिल्ली से आने के बाद बात हुई नहीं। आज उनसे बात हुई है, कल बात करता हूँ, देखें। कुछ नहीं किया उन्होंने माइनॉरिटी के लिए। हाँ, माइनॉरिटी के लिए कुछ कब्रिस्तानों की झगड़े लगते थे, घेराबंदी करने की बात कही। लेकिन घेराबंदी भी जहाँ पर हुई है तो ईंटें इनके ठेकेदार उखाड़ के ले गए। और दूसरी बात ये है कि हज़ारों कब्रिस्तान अभी घेराबंदी नहीं हो पाई है। खुद नालंदा में 2-3 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पर अवैध बसावट है और उसकी घेराबंदी नहीं करा सके। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बार गेम जो है कौन जीतेगा। देखिए 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक सीट पर कौन जीतेगा वो सब कुछ तय जो है AIMIM जो है वो करने वाली है। महागठबंधन की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंट में नजर आए। कहा कि उनके पास नंबर्स हैं। सवाल ये कि नंबर कहाँ से आए। अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ बैठे होंगे। हम इनसे पूछेंगे क्या इन्होंने सपोर्ट देने का जो कोई वादा किया है तेजस्वी यादव से, या फिर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा कि नंबर्स हैं उनके पास। सर, सबसे पहले आज महागठबंधन की मीटिंग होती है, आप लोग नहीं आते हैं। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव कहते हैं नंबर्स हैं उनके पास, तो क्या आप लोग की बातचीत हो रही है? आप लोग सपोर्ट करेंगे उस साइड? क्या अपडेट है अभी रियल? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मीटिंग में नहीं आए, ये सवाल कहाँ से पैदा होता है? उनके अपने घटक दल की बैठक रही होगी, उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। मामला है तकरीबन 1:30-2 बजे तेजस्वी साहब का फ़ोन आया कि भाई हम लोग मुलाकात चाहते हैं, तो कल किस टाइम मुलाकात होगी, बात करेंगे हम लोग, देखें क्या हो बात बन पाती है। मतलब तेजस्वी यादव से मिलने जाएंगे? हाँ, मिल लेंगे ज़रूर। मतलब कि अभी कुछ भी हो सकता है वाले सीन में अगर अब मामला ये कि भाई चूँकि हम लोगों से कोई पहली बात नहीं हुई है, कबूल देखें क्या बात रखते हैं वो, हम लोग करेंगे। वो मामला विधानसभा में हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने तो कहा था कि भाई अब की बार हम लोग को समर्थन कर दीजिए, आइंदा कई बार और चुनाव होने हैं, हमारी पार्टी आपको समर्थन करेगी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से जाता हूँ, दिल्ली से आने के बाद बात करूँगा, तो दिल्ली से आने के बाद बात हुई नहीं। आज उनसे बात हुई है, कल बात करता हूँ, देखें। तो देखिए कल जो है अख्तरुल ईमान साहब जो है वो राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जो है वो तेजस्वी यादव से मिलेंगे। एक और सवाल, सीएम नीतीश जो है वो सीमांचल जा रहे हैं, क्या आप भी रहेंगे बतौर लीडर? खबर तो हुई है अभी जिला की तरफ से, हाँ। देखता हूँ समय अगर निकल पाएगा तो देखता हूँ। समय लेकिन ऐसे वक्त में माननीय मुख्यमंत्री का दौरा करना हम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक तरफ वो दिल्ली जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि किस किस्म का दौरा है। आज भी उनकी यात्रा चल रही थी, एक लंबा भाषण हुआ, आंकड़ों के जरिए नीतीश ने बताया किस तरीके से बिहार को उन्होंने जो है 2005 के बदला, और ये भी जिक्र किया कि उससे पहले तो कुछ है नहीं। सिलसिलेवार अपनी योजनाओं का जिक्र करते हैं और हर तबके का जो है वो बताते हैं कैसे उन्होंने सब कुछ किया। अगर आपने सुना होगा तो आप क्या कहेंगे उनके इस भाषण को लेकर? क्या बदला है नहीं, बिहार? मामला ये है कि नहीं, बिहार में तब्दीली आई है, हम इसका इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या तब्दीली आई है, ज़मीन पर क्या तब्दीली आई है, सामाजिक क्या परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की है, जो बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट है। उस जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार पूरे बिहार में सबसे गरीब लोग सीमांचल में हैं। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया है, रिपोर्ट पेश किया है इन लोगों ने, उसमें ये किया है कि साहब बिहार में सबसे कम आय जो है प्रति व्यक्ति आय है वो सीमांचल की है, सबसे ज़्यादा पलायन सीमांचल का है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग सीमांचल के हैं। और उनकी जो जात पर आधारित गणना की रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि 13 करोड़ के बिहार में 18% मुस्लिम, जो शेड्यूल कास्ट के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है, नौकरी में उनकी 3.5 लाख की जगह पर सिर्फ उनको 1.5 लाख नौकरी मिली है, 2 लाख नौकरियों से वो वंचित रखे गए। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने माइनॉरिटी के लिए। हाँ, माइनॉरिटी के लिए कुछ कब्रिस्तानों की झगड़े लगते थे, घेराबंदी करने की बात कही। लेकिन घेराबंदी भी जहाँ पर हुई है तो ईंटें इनके ठेकेदार उखाड़ के ले गए। और दूसरी बात यह है कि हज़ारों कब्रिस्तान अभी घेराबंदी नहीं हो पाई है।
खुद नालंदा में 2-3 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पर अवैध बसावट है और उसकी घेराबंदी नहीं करा सके। और बिहार के खास करके उर्दू आबादी के साथ जो दुश्मनी हुई है नीतीश बाबू के राज में, इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती। मदरसा की मामला है, मामला सुनिए, मामला तो मदरसे को तो चौपट कर दिया इन्होंने, मदरसे के गर्दन पे छुरी रख दी। मदरसा उर्दू भाषी बच्चों के लिए है, लेकिन वहाँ पर अब नन उर्दू वाले टीचर भी बहाल हो जाएंगे इनके नए कानून के जरिए से। अब गंगा जमनी तहजीब है, उर्दू हिंदी दोनों जुड़वां बहन है, और इसको उर्दू और हिंदी को, जो हिंदवी थी और खालिसतन भारतीय ज़बान है ये, इसको ऊपर उठाने में प्रेमचंद ने, रघुपति शाह ने, गालिब ने, मीर ने, हिंदू मुस्लिम राजेंद्र सिंह बेदी ने, सब ने प्रयास करके एक नई ज़बान को दिया जो अवामी ज़बान है। अब उसमें उर्दू को मारने पर तुले हुए हैं। अब क्लास 10th में सारे बच्चों के लिए, जो उर्दू नवीन बच्चे थे, उर्दू कंपलसरी था, लेकिन उर्दू को इसने ऑप्शनल कर दिया है। तो ये उर्दू आबादी बहुत नाराज है इससे। एक आखिरी सवाल, आपने तय कर लिया है कि राज्यसभा में किस साइड रहेंगे या वॉकआउट करने जा रहे हैं? तो कल हमारी मुलाकात होगी, उसके बाद हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से मशवरा करेंगे, अपने विधायकों से मशवरा करेंगे, उसके बाद इन्हें कोई फैसला सुनाएंगे। चलिए, ये थे अख्तर ईमान साहब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।